कल्पना कीजिए एक ही सुबह की कुछ तस्वीरें एक मेज पर आपके सामने बिखरी हुई हैं। अखबार के पहले पन्ने पर भारी भरकम मिसाइलें सीमाओं की ओर बढ़ रही हैं और धमाकों से आसमान बिल्कुल लाल है। हाँ बिल्कुल। फिर दूसरे पन्ने पर आप देखते हैं कि एक राजनेता स्पेसशिप सिम्युलेटर चला रहा है और उसी अखबार के किसी कोने में एक ऐसे दौर को श्रद्धांजलि दी जा रही है जब पूर्ण इंसान होने का मतलब सिर्फ एक शांत सौम्य जीवन जीना हुआ करता था। सही कहा, ये बहुत ही अजीब कॉन्ट्रास्ट है ना? तो आज की इस गहन चर्चा में हम 1 अप्रैल 2026 की कुछ ऐसी ही चुनिंदा तस्वीरों, विज्ञापनों और कार्टूनों के एक बहुत ही अजीबोगरीब कोलाज को देख रहे हैं। मतलब ये एक ऐसा दिन है जो एक ही पल में तबाही, राजनीतिक पैंतरेबाजी और अंतरिक्ष छूने की महत्वाकांक्षा को एक साथ समेटे हुए है। तो आज हमारा मिशन यही है कि हम इन टुकड़ों को जोड़कर ये समझने की कोशिश करें कि ये अलग अलग दिखने वाली छवियां मिलकर हमारे समय की कौन सी गहरी कहानी बयां कर रही हैं। बिल्कुल। और इस तरह के कोलाज की सबसे खास बात ये होती है ना कि ये हमें दुनिया की जटिलता को मतलब बिना किसी फिल्टर के दिखाते हैं। हाँ, आमतौर पर हम अंतर्राष्ट्रीय युद्ध, घरेलू राजनीति और जो हमारी मानवीय महत्वाकांक्षाएं हैं उनको अलग अलग खानों में रखकर देखते हैं। सही बात है, हम उन्हें अलग अलग न्यूज सेक्शन में पढ़ते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन 1 अप्रैल 2026 का ये जो डेटा है ये हमें बताता है कि ये सब एक ही वक्त में एक ही सभ्यता के भीतर घट रहा है। मतलब आप इसे एक टाइम कैप्सूल कह सकते हैं, एक ऐसा टाइम कैप्सूल जिसमें हमारे अस्तित्व के सबसे बड़े विरोधाभास कैद हैं। एक टाइम कैप्सूल। तो चलिए शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय पन्नों से करते हैं, क्योंकि मतलब सच कहूं तो वो तस्वीरें सबसे ज्यादा ध्यान खींचती हैं। हाँ, वो काफी डरावनी भी है। बिल्कुल। दिन के उजाले में उठते धुएं के गुबार और रात के अंधेरे में होते भयानक विस्फोट, ये दृश्य साफ बता रहे हैं कि युद्ध अब दिन या रात का मोहताज नहीं रहा। लेकिन इन धमाकों से ज्यादा परेशान करने वाली एक और तस्वीर है। भारी भरकम सैन्य ट्रकों पर लदी हुई मिसाइल रक्षा प्रणाली, यानी वो जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम होता है जी। और इसके ठीक साथ ईरान के नक्शे की एक छवि है जिस पर कुछ खास बिंदुओं को मतलब टारगेट्स के रूप में चिन्हित किया गया है। हाँ, वो जो डॉट्स बने हुए हैं। हाँ, वो डॉट्स। तो ये सिर्फ युद्ध नहीं लग रहा, ये एक बहुत ही नपी तुली मशीनी तबाही की रूपरेखा लग रही है। बिल्कुल। और आप देखिए, इन तस्वीरों के पीछे का जो विज्ञान और मनोविज्ञान है ना, उसे समझना बहुत जरूरी है। अच्छा। हाँ, मतलब जब हम सैन्य ट्रकों पर लदे मोबाइल मिसाइल डिफेंस सिस्टम को देखते हैं तो वो केवल हथियारों का ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। तो फिर क्या है? देखिए, पारंपरिक युद्ध में सेनाएं सीमाओं पर आमने सामने खड़ी होती थीं। जी। लेकिन आज की जो आधुनिक भू राजनीति है उसमें इन रक्षा प्रणालियों को चलायमान रखना मतलब मोबाइल रखना एक रणनीतिक कदम है, ताकि दुश्मन को पता न चले। बिल्कुल, जब कोई मिसाइल सिस्टम ट्रक पर होता है तो दुश्मन सैटेलाइट से उसकी सटीक लोकेशन तय नहीं कर पाता। अरे हाँ, वो तो लगातार मूव कर रहा है। एग्जैक्टली। ये अनिश्चितता पैदा करने का एक तरीका है। मतलब ये एक ऐसा तंत्र है जहां आप हथियार का इस्तेमाल किए बिना ही केवल उसकी जगह बदलकर दुश्मन के दिमाग में खौफ और एक दबाव पैदा कर सकते हैं। मतलब ये पूरी तरह से एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है। हाँ बिल्कुल। लेकिन अगर हम डिटरेंस या निवारण के सिद्धांत की बात करें, मतलब कि हथियार इसलिए रखे जाते हैं ताकि कोई दूसरा हमला ना करे, तो यहाँ मामला एकदम उल्टा लग रहा है। वो कैसे? मतलब जब मिसाइलें ट्रकों पर लाद कर खुलेआम घुमाई जा रही हों और नक्शे पर टारगेट मार्क करके तस्वीरें सामने आ रही हों, तो ये डिटरेंस कम और एक खुला उकसावा ज्यादा लगता है ना? सही पॉइंट है। मुझे तो ये एक ऐसे शतरंज के खेल की तरह लग रहा है जहां खिलाड़ी अगली चाल चलने के बजाय खींच कर एक दूसरे के मोहरे ही बोर्ड से बाहर फेंक रहे हैं। ये बहुत अच्छी उपमा दी आपने। एक अमेरिकी राजनयिक की बेहद चिंतित तस्वीर भी है। क्या आधुनिक कूटनीति अब इस स्तर पर आ गई है कि बातचीत की मेज पर जाने से पहले ये साबित करना जरूरी है कि कौन कितनी जल्दी दूसरे शहर को राख कर सकता है? देखिए, जो अमेरिकी राजनयिक के चेहरे पे चिंता है ना, वो इसी सिस्टम बनाम सिस्टम युद्ध की हकीकत को दर्शाती है। मतलब जब दो देश इस तरह की मोबाइल मिसाइल प्रणालियों और चिन्हित नक्शों का प्रदर्शन करते हैं तो वे एक दूसरे के रडार और जो उनके ऑटोमेटेड डिफेंस ग्रिड्स हैं उनको चकमा देने की कोशिश कर रहे होते हैं। और ऐसे में जो इंसानी कूटनीति है, जो डिप्लोमेसी है,
उसकी गुंजाइश बहुत कम हो जाती है, क्योंकि सब कुछ मशीनों पर निर्भर है। बिल्कुल। वो राजनयिक इसलिए चिंतित नहीं है कि युद्ध हो सकता है, वो इसलिए चिंतित है क्योंकि आधुनिक युद्ध की गति इतनी तेज है, हाइपरसोनिक मिसाइलों और AI संचालित रडार के इस दौर में, कि अगर कोई छोटी सी भी गलतफहमी हुई ना, तो बात करने का मौका ही नहीं मिलेगा। बिल्कुल। किसी कूटनीतिक फोन कॉल के लिए समय ही नहीं बचेगा। नक्शे पर लगे वो जो काले बिंदु हैं, वो किसी भी क्षण ट्रिगर हो सकते हैं। बाप रे, ये तो वाकई खौफनाक है। हाँ। खैर, अब इस अंतर्राष्ट्रीय शोर से निकलकर थोड़ा स्रोतों के दूसरे हिस्से पर आते हैं। मेरा मतलब है भारत की घरेलू राजनीति। यहाँ भी तस्वीर काफी दिलचस्प है। हाँ, क्योंकि यहाँ भी एक तरह का टकराव भी चल रहा है, बस हथियारों की जगह नैरेटिव ने ले ली है, विचारधारा की लड़ाई है। बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर जो काम मिसाइलें कर रही हैं ना, घरेलू मोर्चे पर वही काम तस्वीरें और विचारधाराएं कर रही हैं। हमारे सामने सत्ता पक्ष और विपक्ष की जो झलकियां हैं, वे एक बहुत ही स्पष्ट राजनीतिक रणनीति का हिस्सा हैं। तो पहली तस्वीर को ही लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी एक हाईटेक स्क्रीन या जिसे कहें सिम्युलेटर, उसके साथ बातचीत करते नजर आ रहे हैं। जी। आमतौर पर राजनेता जनता के बीच रैलियों में या विकास कार्यों का उद्घाटन करते दिखते हैं, लेकिन सिम्युलेटर के अंदर की ये तस्वीर एक बिल्कुल अलग कहानी कहती है। ये सिर्फ कोई आम PR स्टंट नहीं लग रहा। नहीं, ये बिल्कुल PR स्टंट नहीं है। आप देखिए, ये टेक्नो नेशनलिज्म का एक बहुत ही सटीक उदाहरण है। टेक्नो नेशनलिज्म, थोड़ा और समझाइए। इस रणनीति के पीछे का तंत्र ये है कि आज के दौर में सुरक्षा केवल सीमाओं तक सीमित नहीं है, वो तकनीकी श्रेष्ठता से भी जुड़ी है। मतलब जिसके पास बेहतर तकनीक है वो ज्यादा सुरक्षित है। बिल्कुल। तो जब सत्ता पक्ष खुद को सिम्युलेटर, AI या अंतरिक्ष तकनीक के साथ जोड़कर पेश करता है, तो वो मतदाता के अवचेतन मन को, उनके सबकॉन्शियस को ये संदेश दे रहा होता है कि भविष्य की चाबियां उनके पास हैं। अच्छा, एक भरोसे की बात है। हाँ, एक सिम्युलेटर का मतलब है कंट्रोल या नियंत्रण। अब इतने अस्थिर भूराजनीतिक माहौल में, जहां ईरान और बाकी जगहों पर धमाके हो रहे हैं, जनता एक ऐसा नेतृत्व चाहती है जो नियंत्रण में दिखे। बिल्कुल सही। तो तकनीक से घिरे होने की ये छवि जो है, वो पारंपरिक राजनीतिक नारों से कहीं ज्यादा प्रभावी ढंग से सुरक्षा और भविष्य का भरोसा दिलाती है। तो ये एक तरह का राजनीतिक डिटरेंस हुआ। हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं। जैसे मिसाइलें बाहरी दुश्मन को डराती हैं, वैसे ही तकनीक पर एकाधिकार का ये प्रदर्शन विपक्ष के नैरेटिव को कमजोर करता है। एग्जैक्टली। और विपक्ष की बात करें तो स्रोतों में एक राजनीतिक कार्टून भी है जो इस पूरी बहस में एक अलग ही रंग भरता है। हाँ, वो कार्टून काफी व्यंग्यात्मक है। बिल्कुल। उस कार्टून में कांग्रेस के वैचारिक भटकाव पर तंज कसा गया है। उसमें लिखा है, नाउ टर्न टू राइट एक्सट्रीम, सेंटर कैन वेट। मतलब अब चरम दक्षिण पंथ की ओर मुड़े, केंद्र इंतजार कर सकता है। देखिए, लोकतंत्र में जो सेंटर या मध्य मार्ग होता है ना, वो केवल एक राजनीतिक स्थिति नहीं है। तो क्या है? वो एक गुरुत्वाकर्षण की तरह काम करता है, जो समाज के चरम विचारों को संतुलित करता है। ये कार्टून बताता है कि जब कोई स्थापित राजनीतिक दल अपने इस गुरुत्वाकर्षण को खो देता है, तो वो तात्कालिक फायदे के लिए, मतलब शॉर्ट टर्म गेन के लिए, चरम विचारधाराओं की ओर खिंचने लगता है, जो कि खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल। कार्टूनिस्ट ये रेखांकित कर रहा है कि सत्ता पक्ष जहां भविष्य की तकनीक को अपना नैरेटिव बना रहा है, वहीं विपक्ष अपनी मूल पहचान को लेकर किसी गहरे वैचारिक संकट से गुजर रहा है। और जब तक विपक्ष अपनी धुरी तय नहीं करता, वो सत्ता की इस तकनीकी और नैरेटिव मशीनरी का सामना नहीं कर सकता। लेकिन मैं यहाँ आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी, क्या सच में भविष्य की ओर देखने, मतलब वो तकनीक का प्रदर्शन और वैचारिक रूप से भटकने के बीच की रेखा वाकई इतनी स्पष्ट है? मतलब आप क्या कहना चाह रही हैं? मेरी नज़र में ये दोनों ही चीज़ें सत्ता हासिल करने या उसे बनाए रखने के महज अलग अलग टूल्स हैं। तकनीक के साथ तस्वीर खिंचवाना भी तो अपने आप में एक नैरेटिव गढ़ना ही है। ये नजरिया भी दिलचस्प है ना? एक तरफ आप सिम्युलेटर चलाकर भविष्य के मसीहा बन रहे हैं और दूसरी तरफ कार्टून में कोई विचारधारा बदलकर वोट बटोरने की कोशिश कर रहा है। दोनों ही शायद असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के तरीके हो सकते हैं। राजनीति के खेल में देखा जाए तो हर चीज एक टूल है, लेकिन फर्क दोनों के प्रभाव में है। अच्छा? हाँ, तकनीक का नैरेटिव एक प्रोएक्टिव यानी सक्रिय कदम है जो जनता को भविष्य का एक विजन बेचता है, जबकि जो वैचारिक भटकाव है वो एक रिएक्टिव या प्रतिक्रियात्मक कदम है जो जनता में भ्रम पैदा करता है।
समझ रही हूँ। और जब राजनीति में नैरेटिव कमजोर पड़ते हैं या वैचारिक संतुलन बिगड़ता है ना, तो उसके परिणाम क्या होते हैं, ये समझने के लिए हमें स्रोतों में मौजूद उस पुराने ऐतिहासिक अखबार के पन्ने को देखना होगा। उफ, वो द इंडियन एक्सप्रेस का पुराना पन्ना। हाँ, सच कहूं तो आधुनिक राजनीति के इस हाईटेक और व्यंग्यात्मक माहौल के बीच वो पन्ना हमें अचानक एक खौफनाक अतीत में खींच ले जाता है। बिल्कुल। उसमें पंजाब में हुई भयानक हिंसा का जिक्र है। हेडलाइन है 2 शॉट 1 बर्न्ट अलाइव इन पंजाब, और साथ ही सरकार के शूट ऑर्डर्स का भी उल्लेख है। आप देखिए, इस पुराने पन्ने को आज की राजनीतिक तस्वीरों के साथ रखना एक बहुत ही गहरी सोच का हिस्सा है। कैसे? आज हम सिम्युलेटर की तस्वीरों का विश्लेषण कर रहे हैं और वैचारिक भटकाव पर कार्टून बनाकर हंस रहे हैं, लेकिन ये पुराना अखबार हमें इस बात की गंभीर चेतावनी देता है कि सभ्य राजनीति की ये जो परत है ना, ये बहुत पतली है। कभी भी टूट सकती है। एग्जैक्टली। जब मध्यमार्ग टूटता है, जब राजनीतिक अस्थिरता अपने चरम पर होती है, तो चीजें सीधे सड़कों पर आ जाती हैं। हिंसा, लोगों का जिंदा जलना और सरकार द्वारा शूट ऑर्डर्स देना, ये उस बात का सबूत है कि राजनीतिक विफलता की कीमत समाज को किस तरह चुकानी पड़ती है। ये वाकई एक बहुत ज़रूरी चेतावनी है। हम जिन राजनीतिक दांव पेचों को आज केवल नैरेटिव की लड़ाई मानकर ऐसे ही खारिज कर देते हैं, उनका अंतिम परिणाम अमानवीय अराजकता हो सकता है। बिल्कुल सही। ये पन्ना याद दिलाता है कि नियंत्रण खोना कितना आसान है। खैर, भू राजनीति और घरेलू राजनीति की इस भारी और थोड़ी दम घोटू चर्चा से आगे बढ़ते हैं। हाँ, थोड़ा अलग विषय पर आते हैं। इन स्रोतों में एक ऐसा हिस्सा भी है जो हमें सत्ता और युद्ध से परे, मतलब इंसानियत के एक बिल्कुल अलग पहलू की ओर ले जाता है। हमारी विरासत, मानव जीवन की क्षणभंगुरता और हमारी महत्वाकांक्षाएं। स्रोतों का ये हिस्सा ये समझने के लिए बहुत अहम है कि मनुष्य केवल एक राजनीतिक प्राणी नहीं है। हम समय के साथ होड़ लगाने वाले प्राणी हैं, और ये होड़ इन 3 बहुत ही अलग तस्वीरों में साफ दिखती है। एक कॉर्पोरेट आइकन का निधन, एक अंतरिक्ष रॉकेट और प्रकृति का एक बहुत ही शांत दृश्य। तो पहली तस्वीर की बात करते हैं। रेमंड के द कंप्लीट मैन अभियान के जनक विजयपत सिंघानिया जी के निधन पर बनी श्रद्धांजलि का कार्टून। हाँ, 1938 से 2026 तक का उनका सफर। अगर आप 90 के दशक के भारत को याद करें तो द कंप्लीट मैन केवल किसी सूट का विज्ञापन नहीं था। बिल्कुल नहीं, वो एक पूरी सोच थी। उस दौर में जब देश नया उदारीकरण, मतलब लिबरलाइजेशन की ओर बढ़ रहा था, ये अभियान एक ऐसे पुरुष की छवि पेश करता था जो आक्रामक या अति महत्वाकांक्षी होने के बजाय संवेदनशील है। जी। जो अपने परिवार के साथ वक्त बिताता है, जो स्कूल में अपने बच्चे के जूते के फीते बांधता है। उनका निधन उस दौर की समाप्ति का प्रतीक है जहां सफलता का पैमाना ठहराव और मानवीय रिश्ते हुआ करते थे। इस छवि का जो मनोविज्ञान था ना, वो ये था कि पूर्णता या कंप्लीटनेस पृथ्वी पर रहकर अपने रिश्तों को संवार कर ही हासिल की जा सकती है। एक बहुत ही सुकून वाली सोच। हाँ, ये इंसान के भीतर के ठहराव की एक सांस्कृतिक स्वीकृति थी। लेकिन इस श्रद्धांजलि के ठीक बगल में जो दूसरी तस्वीर है ना, वो इस पूरी विचारधारा को पलट कर रख देती है। आप उस विशालकाय रॉकेट की बात कर रहे हैं? हाँ, लॉन्च पैड पर उड़ान भरने के लिए बिल्कुल तैयार एक विशालकाय रॉकेट। ये रॉकेट उस ठहराव का ठीक उल्टा है। ये उस अति आक्रामक वैज्ञानिक महत्वाकांक्षा का प्रतीक है जो मानती है कि पृथ्वी पर रहकर हम कभी पूर्ण नहीं हो सकते। अरे वाह, ये विरोधाभास वाकई हैरान करने वाला है। मतलब एक तरफ हम एक ऐसे इंसान को विदा कर रहे हैं जिसने हमें जमीन पर रहकर एक पूर्ण इंसान बनना सिखाया, और दूसरी तरफ हम एक ऐसी मशीन को लॉन्च कर रहे हैं जो हमें पूर्ण इंसान से आगे बढ़कर एक बहुग्रीय प्रजाति, मतलब मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज बनने की ओर ले जा रहा है। बिल्कुल, अस्तित्ववादी या एग्जिस्टेंशियल पलायन कह सकती हैं। आप देखिए, मिसाइलों के जरिए हम एक दूसरे की जमीन छीनने की कोशिश कर रहे हैं, राजनीति के जरिए हम समाजों को नियंत्रित कर रहे हैं, और रॉकेट के जरिए हम पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की पकड़ से ही बाहर निकलने की जद्दोजहद कर रहे हैं। तो इन सब में कॉमन क्या है? इन सभी चीजों में एक ही बात समान है, नियंत्रण की चाहत। इंसान हर चीज को अपने हिसाब से हाँकना चाहता है, कंट्रोल करना चाहता है। ये तो इंसानी फितरत है। हाँ, और यहीं पर जो स्रोतों की आखिरी तस्वीर है, वो इस पूरी बहस में एक बहुत ही शांत लेकिन जोरदार हस्तक्षेप करती है। वो नदी के किनारे खिले हुए चेरी ब्लॉसम के फूलों का दृश्य। जी। गुलाबी रंग के वो फूल,
मतलब युद्ध के नक्शे, सिमुलेटर, रॉकेट और शोक संदेशों के बीच ये फूल अचानक से एक ठहराव लाते हैं। चेरी ब्लॉसम का खिलना इंसान के नियंत्रण की सीमा को दर्शाता है। कैसे? इंसान चाहे जितनी भी उन्नत मिसाइलें बना ले या अंतरिक्ष में जाने के कितने भी रॉकेट तैयार कर ले, लेकिन वो एक फूल को अपनी मर्जी से खिलने या झड़ने का आदेश नहीं दे सकता। बिल्कुल सही बात है। प्रकृति अपना जो शांत चक्र है ना, वो किसी भू राजनीतिक संकट या किसी राजनीतिक नैरेटिव के हिसाब से नहीं बदलती है। ये तस्वीर इंसान को उसके असल आकार का, उसकी औकात का एहसास कराती है। चेरी ब्लॉसम को लेके एक और बात बहुत दिलचस्प है। मतलब ये फूल साल में केवल कुछ ही दिनों के लिए खिलते हैं और फिर झड़ जाते हैं। ये क्षणभंगुरता मतलब इम्पर्मानेंस का प्रतीक है। बहुत गहरी बात है। हम मिसाइलों से अपनी सरहदें पक्की करना चाहते हैं, राजनीति से सत्ता को स्थायी बनाना चाहते हैं, रॉकेट से अपनी प्रजाति को अमर करना चाहते हैं। लेकिन चेरी ब्लॉसम हमें सिखाता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है और शायद सुंदरता उसी में है जो हमेशा के लिए नहीं रहता। युद्ध का शोर और रॉकेट की गर्जना प्रकृति के इस शांत सच को नहीं बदल सकती। इन सभी तस्वीरों को एक साथ देखने पर यह स्पष्ट होता है कि 1 अप्रैल 2026 वाकई कोई आम दिन नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा दिन है जिसमें इंसानी मनोविज्ञान के सारे पेंच एक साथ खुल गए हैं। हमारे भीतर एक ही वक्त में खुद को खत्म कर लेने की ताकत है और उसी पल में ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने की क्षमता भी है। हम इतिहास की गलतियां जैसे वो पंजाब की हिंसा, उससे डरते भी हैं और फिर भी राजनीतिक शक्ति के लिए नए नए खेल खेलते हैं। तो कुल मिलाके ये एक ऐसे जीव की कहानी है जो एक ही समय में डरा हुआ भी है और असीमित साहसी भी। एग्जैक्टली। वो हथियारों के पीछे छिपता है क्योंकि वो असुरक्षित महसूस करता है, लेकिन वो तारों तक पहुंचने के लिए एक आग उगलने वाले रॉकेट पर बैठने को भी तैयार है। जब हम इस कोलाज का इतनी गहराई से अध्ययन करते हैं ना, तो समझ आता है कि अलग अलग दिखने वाली ये घटनाएं दरअसल एक ही मानव स्वभाव के अलग अलग रूप हैं। आप देखिए, मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाने वाला इंजीनियर और रॉकेट डिजाइन करने वाला वैज्ञानिक दोनों एक ही तरह की तकनीकी भूख से प्रेरित हैं। बस एक का इस्तेमाल दूसरे इंसान को रोकने के लिए हो रहा है और दूसरे का अंतरिक्ष में छलांग लगाने के लिए। तो अगर हम इस पूरे परिदृश्य को एक कदम पीछे हटकर देखें तो ये हमारे समय का एक संपूर्ण दस्तावेज बन जाता है, एक टाइम कैप्सूल जैसा आपने शुरू में कहा था। बिल्कुल। तो इस चर्चा के अंत में इन सभी स्रोतों के आधार पर एक बहुत ही गहरा सवाल उभर कर सामने आता है। एक ऐसा सवाल जो हमें अपने आज के विवादों को एक बिल्कुल नए चश्मे से देखने पर मजबूर करता है। वो सवाल क्या है? कल्पना कीजिए आज से 100 साल बाद जब 2126 में कोई इतिहासकार 1 अप्रैल 2026 के इस दिन का अध्ययन करेगा, तो वो किस घटना को हमारी सदी की सबसे बड़ी पहचान मानेगा? बहुत ही दिलचस्प सवाल है। क्या वो मिसाइलों की उन ट्रकों और ईरान के नक्शे पर लगे उन काले बिंदुओं को याद रखेगा जिनके कारण आज दुनिया खौफ में जी रही है? या क्या उसे इस बात से कोई फर्क पड़ेगा कि किस राजनेता ने कौन सा सिम्युलेटर चलाया था या कौन सी राजनीतिक पार्टी अपनी विचारधारा से भटक गई थी? या फिर वह उस लॉन्च पैड पर खड़े रॉकेट को हमारी सदी की सबसे बड़ी और एकमात्र प्रासंगिक विरासत मानेगा? ये सोचने वाली बात है। क्या ऐसा तो नहीं कि आज हम जिन लड़ाइयों को, जिन राजनीतिक नैरेटिव्स को दुनिया का अंत मानकर इतनी ऊर्जा खर्च कर रहे हैं, वे ब्रह्मांड और समय के इस विशाल नक्शे पर महज एक छोटा सा शोर है? शायद हमारी पूरी भू राजनीति और विचारधारा की लड़ाइयां उस बड़ी विकास यात्रा के आगे कुछ भी नहीं है जो हमें इस ग्रह से परे ले जाने की तैयारी कर रही है। बिल्कुल। और अंत में जब ये सभी इंसान, उनकी बनाई मिसाइलें और उनके रॉकेट इतिहास का एक धुंधला हिस्सा बन जाएंगे, तब भी वो चेरी ब्लॉसम के फूल उसी शांति के साथ अपने तय समय पर खिलते रहेंगे। बिल्कुल, प्रकृति चलती रहेगी। ये ऐसे सवाल हैं जो किसी को भी अपने अस्तित्व और अपनी प्राथमिकताओं पर नए सिरे से विचार करने पर मजबूर कर सकते हैं। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। अगली बार कुछ और पन्नों और उनके पीछे छिपे रहस्यों के साथ मिलेंगे।